तहरीक का ऐलान होगा, फ़ौरन पुलिस से बातचीत होंगी। अरे ये सेटलमेंट करके तहरीक तुम जब चलाएंगे, तहरीक का रिजल्ट 0 ही आने वाला है। और आप पे केस बना और आप कुछ दिन जेल में भी रहे, उसके बाद से क्या आप ऐसा कुछ काम नहीं करना चाह रहे जिससे आपके ऊपर एक और केस बन जाए? शहर मालेगांव का नाम जब भी ज़बान पर आता है बहुत सारी छवि उभरती है, जिसमें से एक ये है कि इसका एहतजाजी रंग, मालेगांव शहर का एहतजाजी रंग जो मालेगांव से लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक इसके असरात नुमायाँ होते हैं, लोगों के सामने दिखते हैं। वो चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे फ़लस्तीन में जुल्म का मामला हो, या मालेगांव में भूखी आवाम का हक का मामला हो, हर मामले पर मालेगांव शहर अपना एहतजाज दर्ज करवाता है, हर मामले पर अपनी बातों को बेबाकी से रखता है। पर ऐसा क्या हुआ कि कुछ सालों में ये एहतजाजी रंग मध्यम हो गया? पर ऐसा क्या हुआ कि ये एहतजाजी रंग धीरे धीरे गायब होने लगा? एहतजाज तो बहुत हो रहे हैं, इन एहतजाज की आवाज़ में हर साहिब की जय और नारे तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वो एहतजाज दर्ज नहीं हो रहे। ये एहतजाज ने कब मेमोरेंडम की शक्ल इख्तियार कर ली, कब मुतालबात की शक्ल इख्तियार कर ली, हमें पता ही नहीं चला। और मालेगांव शहर के नौजवान पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि एहतजाज जो हुआ करते थे, वो चाहे निहाल अहमद का मामला हो, शब्बीर सेठ, निहाल अंसारी का मामला हो, ये सारे टाइम में एहतजाज खुलकर सामने आते थे और उस टाइम के जो नौजवान थे वो अपने लीडरों का साथ उस एहतजाज में देते हुए नज़र आते थे। पर आज का नौजवान उसे पता ही नहीं है मालेगांव शहर में एहतजाज किसे कहा जाता है। वो एहतजाज को सिर्फ मेमोरेंडम का नाम से जानता है कि मेमोरेंडम दे देने को एहतजाज माना जाता है। तो क्या ये गलती किसकी है? मैं हूँ काशिफ सम्मन और आपका स्वागत है रिसाइट टुडे में। हम इसी मुद्दे पर शहर के लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर में एहतजाजी रंग क्यों मध्यम हो गया है, शहर में लीडरान का दबदबा क्यों कम होता नज़र आ रहा है। आज हम मुलाकात करेंगे जनता दल पार्टी के सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्निटी से और उनसे इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो एहतजाजी सूरत हाल अभी चल रही है वो क्यों ऐसी है और किस तरीके से ये बदली हो सकती है। मुस्तकीम भाई, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। सबसे पहला तो मेरा एक सवाल है कि आप पिछले कई सालों से एहतजाज कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे पर अपनी बातों को रख रहे हैं, अवामी मुद्दे पर, चाहे वो 12 नवंबर का वाक़या हो या उसके पहले लॉकडाउन का कॉरपोरेशन का मामला हो और उसके बाद उसके पहले NRC का मामला हो। आप मुसलसल अवाम के नज़र में तो हैं, लेकिन क्या ये क्यों ऐसा हो रहा है कि शहर में एहतजाज सिर्फ मेमोरेंडम को ही माना जा रहा है? एक आम आवाम या आम बच्चा, आम शहरी ये समझता है कि मेमोरेंडम दे देने से हमारा एहतजाज दर्ज हो जाता है। क्या आप ये मानते हैं कि एहतजाज सिर्फ मेमोरेंडम का नाम है? सबसे पहले तो मैं रिसाइट टुडे और कासिफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वापस इस तरह के प्रोग्राम रिसाइट टुडे पर शुरू किए। आज मालेगांव शहर के जो हालात हैं, एहतजाज या अवामी मुतालबा, जुल्म और नाइंसाफ़ी जब भी हुई है उसके ख़िलाफ़ बोलना, अवामी मुफाद में बोलना और अवाम क्या चाहती है इस बात को समझ के बोलना, यही सियासी लीडरान का तरीक़ाकार रहा है हमेशा। मगर पिछले 10 सालों से अगर हम देखेंगे तो शहर के जो लीडरान जो ये मानते हैं कि वो शहर के लीडर हैं, उन्होंने अवामी मुफाद और लीडर का मुफाद, ये दो अलग अलग चीज़ होती है। सियासत में हर लीडर अवामी मुफाद और ख़ुद का मुफाद दोनों
बैलेंस करके चलता है कि उसको कहाँ खुद का मुफाद लेना है और कहाँ आवाम का मुफाद रखना है। मगर अब देखा यह जा रहा है कि अवामी मुफाद के नाम पर लीडर सिर्फ और सिर्फ खुद का मुफाद जब से सियासत में आया है उस वक्त से एहतजाज का रंग बेरंग हो गया जी। और मैं बड़ा हैरान रहता हूँ जब लोग किसी भी मसले को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। ये मेरी समझ के ही बाहर है। अच्छा। कि अगर अवामी मसला जिस फील्ड का है, अगर पावर का मामला है, पावर सप्लाई का मामला है, बुनकरों की रोजी रोटी का मामला है या घरेलू बिजली का कोई मसला है, तो उसके लिए अथॉरिटीज़ हैं, उसके पावर सप्लाई हैं, उसका अदारा है, वहाँ पर हम अपनी बात रखेंगे या उससे मुंसलिक जो मिनिस्ट्री है सरकार में वहाँ जाकर बातचीत रखी जाएंगी। अगर रोड गटर का कोई मसला है तो उसके लिए एक कारपोरेशन अदारा है लोकल बॉडीज़ का, वहाँ पर उस ताल्लुक से बातचीत की जाएंगी। FDO है। अगर अनाज का मसला है कोई तो उसके लिए FDO है, SDO है, उसका जो गवर्नमेंट का खाता है वहाँ पर उसकी बात रखी जाएंगी। मगर आप गौर करेंगे तो सारे मसाइल का हल जब से इस शहर में पुलिस स्टेशन हो गया, अब पुलिस का अपना एक काम है जहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है या ऐसी कोई बात जहाँ पुलिस का जुल्म हो रहा है तो उस सवाल पर पुलिस से मदद ली जाए या पुलिस को अवामी ज़रूरत क्या है, शहर की क्या ज़रूरत है वो बताई जाए। मगर हर मसला पुलिस स्टेशन लेकर जाना ही मैं समझता हूँ कि तहरीक को डायनामाइट करने का पहला कदम ही यही है कि तुम तहरीक का ऐलान अगर करते हो। मैं अभी करण की मिसाल अगर दूँ तो तमाम ही बुनकर जो तंजीमें हैं वो मेरे पास भी आई, दूसरे लीडरों के पास भी गई और ये था कि यार आज पावर सप्लाई जो है कंपनी उसका तरीक़ाकार जो है वो गैर मुनासिब है और बुनकर से लेकर घरेलू बिजली सार्फिन तक उससे परेशान है। कहीं ना कहीं वो मसला हल होना चाहिए क्योंकि जब 4 साल करीब हो रहा है जब पावर कंपनी आई तो ये बोला गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो जाएगा और उसकी वजह से सारे कामकाज आसान हो जाएंगे। आज अगर कोई पावर सप्लाई में या DP में कोई मसला आता है तो 2 घंटे में नई DP लग जाएंगी, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं से भी कंपनी आने के बाद सुधार नहीं हुआ। मगर उस मसले को लेकर जब तंजीमें लीडरों के पास गई तो मुझे लगा कि बड़ी तहरीक एक शहर में खड़ी होंगी और मैं भी चाहता हूं कि उसके खिलाफ अगर कोई गैर सियासी प्लेटफॉर्म भी हो, क्योंकि वो मालेगांव शहर की रोजी रोटी का सवाल है, वो रीढ़ की हड्डी है पावर लूम, तो उसमें कोई भी सियासी पार्टी उसमें शामिल हो, हम जनता दल की तरफ से आगे रहने की कोशिश करेंगे। मगर जब मैं पीछे देखा कि वो सारे मामलात पुलिस स्टेशन में बैठकर मीटिंगें होने लगी, मैं वही तंजीमों के कुछ जिम्मेदारान को बोला कि तुम्हारा पहला ही कदम तहरीक को फेल कर चुका और आज तुम देखेंगे तो उन तंजीमों की तरफ से जो तहरीक शुरू करने की बात शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं डायनामाइट हो गई। तो तहरीक किस तरह से शुरू की जाए, उसका तरीक़ाकार क्या हो, यही जब आज लीडरान को यह तो समझ नहीं रहा है या फिर जानबूझ के तहरीक को डायनामाइट किया जा रहा है, इसलिए मालेगांव शहर में एहतजाज बेरंग होता जा रहा है। अच्छा, जब हम निहाल अहमद की तारीख देखते हैं तो आप भी उनके साथ में ज़्यादा टाइम काम किया आपने, तो निहाल साहब कब तहरीक का इस्तेमाल करते थे और कब मेमोरेंडम का इस्तेमाल किया जाता था? देखो, निहाल साहब की बात ऐसी थी कि वो MLA थे। आज उस वक्त उनको एक बात समझती थी कि कब असेंबली में कौन सी बात बोलना चाहिए, कब आवाम को रोड पर लाना चाहिए और कौन सा ऐसा मुतालबा है जो बोलने से हल हो सकता है, उस तरीके से कामकाज किया जा सकता था। शहर में लीडरशिप का दबदबा ही खत्म होता चला गया। आप एक मिसाल से अंदाज लगाइए कि 1996 में जब देवी गौड़ा की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, उस वक्त तो पीला राशन कार्ड हिंदुस्तान में बनने की बात आई। तो उस वक्त ये हुआ कि गरीब कौन,
जिसको अनाज दिया जाए। तो एक रेशो तय किया गया, फीसद तय किया गया कि 35% शहरी हुदूद में गरीब माने जाएंगे जिनको पीला राशन कार्ड दिया जाएगा, और देही हिस्से में 52%। उस वक्त जो लोग बोलते हैं कि निहाल साहब ने 45% मालेगांव शहर में पीला कार्ड बना दिया, जबकि बनना चाहिए था 35%। इसको बोला जाता है दबदबा, और उसकी वजह थी कि साहब बोले गवर्नमेंट को ये तुम हर शहर को इस शहर की तरह नहीं देख सकते, यहाँ गरीबी की सतह ज़्यादा है, तो तुमको उस हिसाब से इस शहर को देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने 35% ही तय की, मगर मालेगांव शहर की ज़रूरत को देखते हुए 45% कर दिया गया। यानी कानून होना अपनी जगह और लीडर का दबदबा होना अपनी जगह, ये फ़र्क है। अब असेंबली में मैं तो ऐसा मानता हूँ कि 1999 के बाद असेंबली में एक भी असेंबली क्वेश्चन बना ही नहीं है मालेगांव शहर में। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट की बात बोल देना, ये नुमाइंदगी मैं नहीं मानता। असेंबली एक ऐसी जगह है जहां अगर तुम असेंबली क्वेश्चन लगाएंगे तो उससे मुंसलिक वो जो भी विषय पे, जो भी सवाल पे आप लगाओ, तो उनसे मुंसलिक सारे अदारे, उससे मुंसलिक जो मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर, उन सबको उसका जवाब देना होगा और उस पर क्या कार्रवाई हुई वो बताना होगा। मालेगांव शहर में 99 के बाद ये हुआ ही नहीं है। तो क्या असेंबली क्वेश्चन है, क्या मुतालबा है और क्या एहतजाज है, ये मालेगांव शहर के लीडरों को समझ नहीं आ रहा है। हम कहीं ना कहीं अब पिछले 3-4 सालों से मालेगांव शहर का दबदबा वापस आए, इसकी कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से शहर का रिस्पांस मिल रहा है तो इंशाअल्लाह हम जल्द ही मालेगांव शहर का दबदबा वापस लेकर आएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि क्या कहीं ऐसा है क्या कि लीडर केस बनने से डरता है या पुलिस से सामना करने से डरता है? ऐसा है क्या? 100% ऐसे ही है। अच्छा, तुम देखेंगे तहरीक का ऐलान होगा, फौरन पुलिस से बातचीत होंगी। अरे ये सेटलमेंट करके तहरीक तुम जब चलाएंगे, तहरीक का रिजल्ट 0 ही आने वाला है। तहरीक होती है आवाम की ज़रूरत और आवाम के मुफाद के लिए, और उस सवाल पे सरकार तक बात पहुँचे कि आवाम नाराज़ है, और वो उस वक्त होंगे जब तुम जो ऐलान कर रहे हो उसको रोड पर लेकर आओ। वो जिस तरीके से भी उस तहरीक को तुमने उसका फ्रेम किया है, उस तरीके से तुम जब उसको लेकर आएंगे तो सरकार तक तुम्हारी बात जाएंगी। तुम अगर पहले ही पुलिस से बैठकर बातचीत कर लेंगे कि यार हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले, तो तहरीक वहीं ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट हर मामले का सरकार तक उसका जो भी हालात बनते हैं वो रिपोर्ट सरकार तक की जाती है। जब तुम्हारी पहली ही कड़ी ये हो जाएंगी तो वहीं डिपार्टमेंट ये समझ जाता है कि ये खुद के मुफाद के लिए तहरीक चलाना चाहते हैं, तो वो उसी तरह से उसको ट्रीट करता, सरकार तक बात भी उसी तरह से पहुंचाई जाती। अगर तुम आखिर में बात करो डिपार्टमेंट से तो वो समझ में आने वाली बात है, लेकिन पहला ही स्टेप अगर यही रहेगा तो सरकार भी ये समझ जाती कि ये जो तहरीक चलाई जा रही है कहीं ना कहीं उसका लीडर अपने मुफाद के लिए चला रहा है, तो वो उसको उसी तवज्जे से देखती है, उसी लाइन पर उस पर काम करती है। तो हम हमारी बात, और वो बात हमारी लीडर की नहीं है ना, वो अवाम की बात है, अवाम की ज़रूरत की बात है। तुम गौर करेंगे तो जब एनआरसी का सवाल हिंदुस्तान में आया तो उस वक्त यानी जहाँ से लोगों को वो मिलता है, क्या बोलेंगे उसको, कि हम किसी भी चीज़ को देख तहरीक मिलती है, ऐसा समझ लो, तो हौसला मिलता है। शाहीन बाग से पूरे हिंदुस्तान को एक हौसला मिला, एक धरना दिया गया। जिस वक्त शाहीन बाग का वाक़या शुरू हुआ उस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान भर में वो बात नहीं समझी थी, मगर हम एहतजाजी लोग थे, हमको 4-5 दिन में ही समझ में आ गया था। और इत्तेफाक से आज जिस दिन हम बैठे हैं 26 दिसंबर को ही हमने 6 जनवरी 2020 को एनआरसी का ख्वातीन का जुलूस निकलेगा। उस वक्त तक हिंदुस्तान भर में ख्वातीन का जुलूस नहीं निकला था, शाहीन बाग में एक धरना चल रहा था।
और जब 6 जनवरी को जुलूस निकला एनआरसी के सवाल पर, तो ऐसा बोला जाता है कि 3 लाख ख्वातीन मालेगांव शहर में एनआरसी के जुलूस में रही, और वो बात पूरे हिंदुस्तान में पहुंची। यहाँ तक के एबीपी न्यूज़ से लेकर बीबीसी लंदन तक मालेगांव में आए और उसको पूरा कवर किया गया। और उसके बाद हमने शाहीन बाग से वो तहरीक ली, मगर हमसे बहुत से लोगों ने वो तहरीक ली। उसके बाद औरंगाबाद बोलो, दूसरे शहर बोलो, वहाँ शान हिंद की क़यादत में वो निकली थी, शान हिंद को बुलाया गया। तो ये मालेगांव शहर का हमेशा से तरीक़ाकार रहा है, दबदबा रहा है। बहुत से मामलात निहाल साहब के टाइम ऐसे रहे कि कोई ऐसा इशू जिस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए दूसरे शहरों को, तो मालेगांव की तरफ देखता था कि मालेगांव इस पे क्या बोलेगा या मालेगांव इस पर क्या करेगा। आज वह हालात नहीं बचे, आज हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा है। हम कहीं ना कहीं लोगों को गाइड करते थे, हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को गाइड करता था। ये मालेगांव का दबदबा था, ये मालेगांव का तरीक़ाकार था, मगर धीरे धीरे लीडरों ने वो चीज़ ख़त्म कर दी और वही चीज़ हम अब वापस लाना चाहते हैं। उसी की एक मिसाल थी एनआरसी के जुलूस। अच्छा, एक आपसे पर्सनल सवाल कि 12 नवंबर का जो वाक़या हुआ और आप पे केस बना और आप कुछ दिन जेल में भी रहे, उसके बाद से क्या आप ऐसा कुछ काम नहीं करना चाह रहे जिससे आपके ऊपर एक और केस बन जाए? नहीं, ऐसी बात तो कतई नहीं है। 12 नवंबर का वाक़या हुआ, 12 नवंबर के बाद मैं खुद जेल गया। अभी जो वक्त है पिछले साल इस वक्त मैं खुद जेल में रहा। उसके बाद आने के बाद मैं 3 महीने में छूट गया, बकिया लोग 11 महीने में छूटे। मगर उस वक्त मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये था कि जो लोग अंदर बंद है वो किसी भी सूरत में जल्द से जल्द बाहर आए, और उसके लिए पूरी हर तरह से कोशिश की गई। उसी दौरान तुम देखेंगे तो एक वाक़या हुआ इमाम काउंसिल का, एक एहतजाज था मामूली, उस पर 353 बना दिया गया। सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन गए और उसकी मुखालफत किए, उसके बाद मीटिंग लिए, धरना दिए। तो हम खामोश नहीं बैठे, लेकिन पहला सवाल था कि वो लोग जल्द से जल्द छूटे, और कहीं ना कहीं कोशिश की गई। थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा, इस बात से मेरा कभी इनकार नहीं रहा, मगर तमाम ही लोग आज छूट गए। और उसके बाद हमारे सामने ये सवाल आया कि शहर का दबदबा वापस लाने के लिए तंजीम और जो संगठन है वो मजबूत होना चाहिए। तो हम लोग उस तंजीम और संगठन को मजबूत करने की तरफ चल रहे हैं, उस पर ही काम कर रहे हैं कि जब शहर भर में तंजीम और संगठन मजबूत होगा तो हम किसी भी जुल्म और नाइंसाफ़ी या अवाम के मुफाद में जो काम नहीं हो रहा है, हम पूरी ताकत से उसको चला सकते हैं, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमें उसमें कामयाबी मिलेंगी, और हम एक बड़ी तहरीक के साथ इस शहर में खड़े होंगे। वो कारपोरेशन के खिलाफ हो, तुम्हारा पावर के सवाल पे हो, या पुलिस डिपार्टमेंट अगर उस कोई मामले में जुल्म और नाइंसाफ़ी कर रही है तो उनके खिलाफ हो। अभी जनता दल अवाम की नुमाइंदगी के लिए या अगला उनका क्या प्लान है कि कौन से ऐसे मुद्दे पर अभी वो तहरीक चलाने वाली है, नुमाइंदगी करने वाली है, कुछ है अभी? हम मुसलसल अलग अलग इशू पर कामकाज करते रहते हैं। अभी भी हम कामकाज कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में शहर खंडर हो गया। हम बार बार बोल रहे हैं कि यार फिरका परस्ती ने अपना चेहरा मोहरा बदल लिया। कारपोरेशन का 70% टैक्स अदा करने वाला जो हिस्सा है वहाँ के हालात क्या हैं, और 30% टैक्स अदा करने वाला जो हिस्सा है वहाँ के हालात क्या हैं, इस सवाल पे हम तहरीक खड़ी करने वाले हैं। लेकिन मैं बोला कि हम अभी संगठन मजबूत कर लें, उसके बाद ही हम कोई काम काज करेंगे। मैं इस मामले में मालेगांव शहर का मीडिया, मैं इसको ये मानता हूँ कि अवामी ज़रूरत के लिए लोगों को बताता है। हम भी कभी कभी उससे सीखते हैं या समझ लेते हैं कि यार अवामी ज़रूरत क्या है, मगर कुछ मामलात में मेरी शिकायत मीडिया से भी अब होने लगी है जो पहले नहीं थी। शिकायत ये है कि अगर कोई भी लीडर, वो मैं रहूं या मेरी पार्टी के हो या दूसरी पार्टियों के हो,
अगर हम आज एक मेमोरेंडम देकर अखबार में खबर छपवाते हैं या कोई चैनल पर आकर उस पर बड़ी बड़ी बात बोलते हैं और वो अंजाम तक नहीं पहुंचता, तो उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जाता दोबारा। तो लीडरों को भी ये लगने लगा कि यार मेमोरेंडम दे के जब इतना प्रचार हो रहा है तो काम करने की ज़रूरत क्या है। जब अगर मैं आज एक काम के लिए खबर दूं कि यार ये 10 करोड़ रुपया मैं पास करके लाया या 50 करोड़ लाया, तुम अखबार अगर पिछले साल का उठा लो और लीडरों के करोड़ों को प्लस करते जाओ तो मुझे लगता है कि 100 करोड़ हो चुका होगा। अखबारात की जो खबरें रही है, कोई 10 करोड़ ला रहा, कोई 20 करोड़ ला रहा, कोई 50 करोड़ यानी मंजूर हो जाने वाला है, कोई हॉस्पिटल के नाम पे कोई बात बोल रहा, मगर ये खबरें तो छप जाती, मगर जब वो चीज़ होती नहीं तो उस पर सवाल नहीं किया जाता मीडिया की तरफ से। यार ये 2 महीने पहले 4 महीने पहले ये चीज़ हुई थी, ये अमल इसका प्रैक्टिकल क्या हुआ, इसमें कोई काम काज आगे बढ़ा क्या। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी अब जिम्मेदार है, वो भी इससे भाग नहीं सकती कि उनको भी लीडरों से सवाल करना चाहिए। मीडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लीडरों की खबर सिर्फ छाप दी जाए। मीडिया जो है ये लीडर, आवाम और सरकार के बीच का एक कनेक्शन है, पुल है कि इसके ज़रिए आवाम तक बात जाती है, आवाम की बात भी हमारे तक आती है, सरकार तक भी बात जाती है। मगर जब इस पर वो काम नहीं हो रहा है तो उस पर सवाल खड़ा करना, जब तक इस शहर में अब सवाल नहीं पूछा जाएगा उस वक्त तक मैं नहीं मानता कि इस शहर की तामीर और तरक्की या डेवलपमेंट के लिए कुछ हो सकता है। जब आवाम भी सवाल करेंगी, जब मीडिया भी सवाल करेंगी तो लीडरान भी डरेंगे कि सिर्फ मेमोरेंडम देकर या सिर्फ ऐलान करके अगर हम आज ये खबर छपवा देंगे तो कल हमसे इसका जवाब मांगा जाएगा। तो अब जवाब मांगने का वक्त इस शहर में आ गया है। मीडिया को भी जवाब मांगना चाहिए और सबसे मांगना चाहिए। मैं इससे खुद को भी अलग नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं भी कोई बात बोलता हूँ और उस पर अमल नहीं होता तो उस पर भी सवाल होना चाहिए। ये थे हमारे साथ जनता दल सेकुलर पार्टी के मालेगांव शहर के सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्निटी। काफ़ी मुद्दों पर हमने इनसे बात की और भी इनसे बात करने के लिए हम इनसे फिर से मुलाकात करेंगे। हम और भी लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर में लीडरों का सियासी दबदबा नहीं रहा है, पार्टी का या किस लीडर का सियासी दबदबा अभी बचा हुआ है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहिए रिसाइट टुडे, तब तक के लिए खुदा।